बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक डीजीआईएसआई जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ केस स्टार्ट हुए तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। उनके खिलाफ मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। आईएसपीआर ने बाकायदा तस्दीक की। लेकिन अब ये केस किस स्टेज पर है, कहाँ तक पहुँचा है, क्या कुछ होने जा रहा है, इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर एडवोकेट कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट साहब मौजूद हैं। कर्नल साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए। थैंक यू जी। कर्नल साहब, फैज़ हमीद साहब को साल 2 हो गया, 1 साल हो गया, हिरासत में हैं, मिलिट्री तहवील में हैं। क्या कुछ हुआ? कौन-कौन से उनके खिलाफ केस क्या बनने जा रहा है? क्या कुछ हुआ है उसमें? असल में बात दरअसल ये है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ज़ाहिर है वही है जो आईएसपीआर की तरफ से आई। आप देख लीजिए केस कैसे बना। सबसे पहले ये है कि वो जो टॉप सिटी के ओनर थे मुइज़ खान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की। उसकी ओपन कोर्ट में समाअत हुई और मेरे ख़ैर पूरी दुनिया ने सुनी, लाइव समाअत थी, जिसमें उनके ऊपर वो एलिगेशन उसने बयान की किस तरीके से ही रेडेड इज़ आउट और किस तरीके से वहाँ उनकी फैमिली को मिसबिहेव उन्होंने किया मेंबर्स के साथ और हाउ ही टुक एवरी वैल्यूएबल थिंग फ्रॉम हिम। और वो जो केस था फिर चीफ जस्टिस कादी बैजीसा साहब ने रेफर टू डिफेंस मिनिस्ट्री कि आप इसके खिलाफ प्रोसीड करें। नाउ द आर्मी डिसाइडेड टू प्रोसीड अगेंस्ट हिम। मैं कहता हूँ इट वाज अ ग्रेट डिसीजन ऑफ द आर्मी चीफ एट दैट टाइम who decided this thing कि any person who may be of any authority or any importance if he has committed such a heinous crime और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अगर डायरेक्शन दी है तो हम उसका ट्रायल करेंगे। और ज़ाहिर है उसी एप्लीकेशन उसी पर ही उनको फिर अरेस्ट किया गया। अब ड्यूरिंग अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन जो उनके पास ये चीज़ें रिकवर हुई वो बड़ी अबनॉर्मल थी, बिकॉज जितने लोग सेंसिटिव अपॉइंटमेंट पे होते हैं उन सब के पास सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होते हैं, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको दे कैन नॉट कीप इट विद देमसेल्व्स। और ज़ाहिर है जब डीजीआईएसआई रिटायर होते हैं वो रिटन एक सर्टिफिकेट देकर आते हैं कि नथिंग इज हैड्स इन मी। लेकिन जब इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो इनकी कस्टडी में से बेशुमार ऐसा रिकॉर्ड मिला जो कानूनन इनके पास नहीं होना चाहिए था। ये तो सर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी। उस हाँ, नतीजा ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी थी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इंतहाई सेंसिटिव मटेरियल व्हाई ही वाज कीपिंग विद हिम। तो एक एक पहला चार्ज तो यही था कि ही अटैक्ड एंड प्लंडर दैट प्रॉपर्टी एंड दैट वो उनके घर के ऊपर जो उन्हें रेड किया था। और सेकंड ये आ गया कि जनाब सीक्रेट एक्ट की वायलेशन। और थर्ड ये है कि ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन और रिकवरी के अंदर इनकी बहुत सी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का रिकॉर्ड भी सामने आया, इन विच ही वाज गिविंग रिटन डायरेक्शंस वाओ! टू दी पॉलिटिकल वर्कर्स कि आप ये करें, फलां करें, फलां से राब्ते में थे। पीटीआई के साथ जितने भी वो सारी गाने उनकी थे, एफिलिएशन थी, एवरीथिंग वाज देयर। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये मामला फिर 9 मई तक भी जाता है। वो अभी आगे देखें, अभी जब ये एविडेंस सामने आएगी तो पता चलेगा कहाँ तक ये इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। अब उसके अंदर ये हुआ कि ये सारी इन्वॉल्वमेंट जब सामने आ गई तो ये भी एक लॉ था कि कोई भी अफसर है, स्पेशली जो सेंसिटिव अपार्टमेंट के अफसर्स हैं, जैसे इवन आर्मी चीफ है, ये डीजीआईएसआई है, डीजीएमआई है, ये अगर रिटायर हो तो 5 साल तक पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते। उसकी रीज़न है कि दे हैड द इंफॉर्मेशन और वो इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी यूज्ड, बट ही यूज दैट इंफॉर्मेशन और उसमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। इसलिए फिर इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के बाद बोर्ड इंक्वायरी हुई इनके खिलाफ और उस इंक्वायरी ने रिकमेंड किया कि इनका डीसी होना चाहिए और उसके बाद समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड हुई और उसके बाद फिर ट्रायल कमेंस हुआ। और ये आर्मी ने डिसाइड कर लिया था कि इनको फेयर राइट ऑफ डिफेंस दिया जाएगा ताकि ये ना कह सकें कि द ट्रायल हैज़ बीन हश्ड अप अगेंस्ट मी। तो उनने पूरा इसको टाइम दिया इनको और अभी भी मेरा ख्याल है कि ट्रायल इज एट दी एंड के ऊपर है। वो मेरा ख्याल है प्रोसिक्यूशन विल बी कम्प्लीटेड विद इन 10 डेज आर सो और उसके बाद इनसे पूछा जाएगा अगर अपनी डिफेंस में कोई लाना चाहते हैं तो ले। दरअसल दो दो जो चैलेंजेस हैं ना इस वक्त जो मिलिट्री लीडरशिप फेस कर रही है, एक चैलेंज था इंटरनल कि पाकिस्तान के अंदर, और आर्मी की ड्यूटी भी यही है कि इन केस ऑफ फॉरेन एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस आर्मी कैन बी कॉल्ड एंड आर्मी हैज़ टू रिस्पॉन्ड। मैं समझता हूँ इन दोनों मौक़ों पर द आर्मी रिस्पॉन्डेड वेल। एक, ये कभी नहीं हुआ इस तरह के एक ऐसा डीजीआईएसआई जो इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व था उसका केस हश अप किया जाता, उन पर बड़ा प्रेशर था आर्मी चीफ पे। इस फार्मर डीजीआईएसआई बेशुमार चीज़ें बाहर आ जाएंगी, उन्होंने कहा इट मेक्स नो डिफरेंस बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज़ टास्क मी और पूरी वर्ल्ड ने क्या पूरी कौम ने भी सुन चुकी है व्हाट ही वाज डूइंग, इट ही शुड बी टेकन टू टास्क। फिर उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आ गई, वो भी रोकना ज़रूरी थी कि कल ये ना एक मैसेज देना ज़रूरी है कि कल कोई और अफसर भी इस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में अगर शामिल हो तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए कि भाई आप अपनी ड्यूटी पर अंजाम दें। यू आर नॉट दी बॉस टू डिसाइड दी थिंग्स। और सेकंड दे डिसाइडेड कि अगर फॉरेन एग्रेशन होती है तो वो भी उसी तरह फुल फोर्स के साथ रिस्पॉन्ड हो। आप देखिए इंडिया ने सिंदूर ऑपरेशन किया तो आर्मी चीफ के पास या मौजूदा गवर्नमेंट के पास वो ऑप्शन भी था
جب عمران خان صاحب کے زمانے میں انڈیا نے 370 آرٹیکل جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا اور انڈیا کشمیر کو انیکس کر لیا، تو اس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ آدھے گھنٹے کے لیے انہوں نے کہا جی جمعے والے دن آدھے گھنٹے کے لیے ساری قوم باہر نکل کے کھڑی ہو جائے اور دس از آر رسپانس. یہ ہمارا ریئیکشن تھا. اور انہوں نے کہا جی سڑکوں کے اوپر نام لکھتے سری نگر روڈ اور فلاں روڈ اور وہاں کلاک لگا دیں، دیٹس آل دی اینڈ. اور باقی مودی جو تھا وہ پوری دنیا میں اس نے وزٹ کیا حکمرانوں کو، یہ یہاں بیٹھ کے ٹویٹیں کرتے رہے. اینڈ دی سیم مائنڈ سیٹ واز ود انڈیا کہ ہم ابھی اٹیک کریں گے تو پاکستان ایک اسٹرائک کی کال دے دے گا ملک کے اندر. لیکن دی آرمی لیڈرشپ ڈیسائیڈڈ کہ ہم کال نہیں دیں گے. دا مومنٹ دے اٹیک، اسی دن آرمی چیف وینٹ آن دی کشمیر بارڈر اور وہاں بارڈر سے گیو اسٹیٹمنٹ کہ وی ول رسپونڈ بیک، اور امیڈیٹلی دے رسپونڈڈ. میں سمجھتا ہوں اس میں ایئر فورس، ایئر مارشل سدھو اور ایئر فورس کا بھی رول از ویری، آپ کہہ لیں کہ ایڈمائریبل ہے. امیڈیٹلی دے رسپونڈڈ. اور انڈین ایئر کرافٹ جو بھی اپنی حدود کے اندر ہی تھے، ابھی وہ پاکستان کی ایریل میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے، دے آل ور شاٹ ڈاؤن اوور دیئر. اینڈ سب سے پہلے سوامی سبرامنیم جو ایڈوائزر رہا ہے اس مودی گورنمنٹ کا، ہی واز دی فرسٹ ون ٹو ایڈمٹ کہ ہمارے 5 رافیل گرا دیے گئے. یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. 71 کے بعد میرا خیال ہے یہ پہلی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان نے اسی لینگویج میں ان کو جواب دیا جو ہمارے ساتھ کر رہے تھے. سر ہمارا جی جی ذرا ہم فیض علی صاحب سے ذرا تھوڑا سا ہم ذرا نہیں، وہ میں دونوں چیزیں فارن ایگریشن پہ بھی ان کا یہ سٹینس تھا وی مسٹ رسپونڈ بیک ود سیم فورس. اور انٹرنل ڈسٹربنس بھی اگر کسی قسم کی ہوئی اور اس کے اندر کوئی آرمی لیڈر کے لوگ بھی اگر ملوث ہوئے، they will be also taken to task, they will not be spared at all. لیکن صاحب کتنا غیر معمولی ہے کہ ایک جنرل جو ہے وہ وہاں پر ریٹائر ہو گئے اور وہ جا کے باہر بھی جا کر وہ اس طرح سے جو کرتے پھر رہے ہیں. پاکستان آرمی میں اس کو کس انداز سے دیکھا جاتا ہے؟ نہیں، آرمی نے ایک اندر اس کا بڑا اس کو بڑا اچھے طریقے سے نہیں سوچا گیا. پہلی بات ہے کوئی بھی آدمی جو لا قانون کی حکمرانی پہ بلیو کرتا ہے اس کے لیے ایک شاک تھا کہ ایک BGI اپنی ذاتی پرسنل بینیفٹس کے لیے کسی گھر کے اوپر ریڈ کروا دے اور اس طریقے سے ان کو لوٹ لے. اٹ کین ناٹ بی امیجن فرام اینی سٹیزن بٹ ٹو ٹاک آف DGI لیول کا آدمی یا DGC لیول کا آدمی. یہ تو ایک عام آدمی اگر جرم کرے تو آپ کے دل میں ایک نفرت ہوگی کہ یار یہ کیا کر ہو رہا ہے. یعنی اتنا بڑا افسر جو اس وقت DGC تھا، جس کے انڈر سارے ادارے تھے، اس کے پاس پورے ریسورسز تھے، ہی یوز دوز ریسورسز اگینسٹ ون پرسن جسٹ ٹو پلنڈر ہم. اور یہ وہ بندہ تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے، جس کو عمران خان صاحب چیف آف آرمی اسٹاف بنانا چاہتے تھے. جب یہ کور کمانڈر تھے اپنے علاقے میں جب جاتے نا، اپنے علاقے میں تو انہوں نے پوری ایک ریاست بنا لی تھی. وہاں لوگ ان کے نعرے لگاتے تھے چیف آف آرمی اسٹاف زندہ باد. وہ بالکل لطیفال وہاں پر موٹر وے سے لے لو اور ان کے وہ گاؤں تک میرا خیال ہے پورا لگائی ہے. وہاں روڈ کے اوپر ایک بورڈ لگا کہ وہ ظاہر ہے لطیفال کے لیے موٹر وے توڑ کے راستہ نکالا گیا، جس کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن گورنمنٹ نے نہیں جاری کیا. اور وہاں ان کا بورڈ لگا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب نے اس کا اناگریٹ کیا. وہ کس کیپیسٹی میں کر رہی ہے یار؟ کوئی آرمی افسر اناگریٹ ہی نہیں کر سکتا. تو یہ تو اپنی ریاست انہوں نے ایک شو کی کہ آئی ایم اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ، میں نے یہ اسٹیٹ بنا لی ہے اور وہ جناب ہیں. اور وہاں باقاعدہ یہی نعرے لگتے، اور خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ ہی واز آور ایسٹ، ہمارے لیے چیف آف آرمی اسٹاف تھے. ظاہر ہے بشرا بی بی یہ پورا نیکسس تھا نا. آپ اندازہ لگائیں اس کنڈکٹ اور کریکٹر کا آدمی اگر ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتا تو پھر ملک کی کیا حالت ہوتی. آپ یہ سوچیں اس کا یہ کنڈکٹ اور بیہیویئر رہا ہے. یہ تو انہوں نے اس لحاظ سے انہوں نے کہا ویل ٹیک ہم آن. ابھی آپ اور چیز بھی دیکھ لیجیے، اگر موجودہ حالات میں یہ جو ہم نے جنگ اللہ نے ہمیں فتح نصیب کی، اس میں 3 ملکوں کا بڑا رول ہے ہمارے ساتھ. ایک چائنا، ایک ترکی اور تیسرا ہے آذربائیجان. یہ تینوں ملکوں نے ہمیں ہر قسم کی امداد مہیا کی اس جنگ کے دوران. صرف مورل اور پولیٹیکل سپورٹ نہیں دی، دے آفر اس ایوری تھنگ. آپ دیکھیں اگر یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہوتی تو چین کے ساتھ ہمارے کیسے مراسم تھے کہ جب چین کا وزیر اعظم پاکستان اس نے پلان بنایا کہ ہم وزٹنگ پاکستان، چین کے پریزیڈنٹ نے جب پلان بنایا تو انہوں نے جا کے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دے دی. نتیجتاً وہ انٹرنیشنل شیڈول جو جاری ہو چکا تھا وہ ان کو پوسٹ پون کرنا پڑا. اٹ واز اے سیٹ بیک فار چائنا. اٹ نیور ہیپن کہ کوئی دوست ملک آپ کے ملک میں وزٹ کرنے آئے جس نے 40 to 60 بلین کی انویسٹمنٹ کرنی ہے. وہ اناؤنس کر چکے ہیں اور آپ اس کے دھرنے اس کو روکنے کے لیے وہاں دھرنا دے دیں. سر اس ہم نے ایرے سروس مین اس میں صرف عمران خان صاحب تو نہیں تھے نا، یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی تو تھی. جنرل ظہیر میں اسی پر میں آتا ہوں آگے. اس کو انہوں نے یوز کیا نا. بالکل وہ خود تو ظہیر اسلام صاحب کچھ نہیں کر سکتے تھے. ہی واز دی مین مورا ان فرنٹ آف دیم کہ اس نے کہا جی میں دھرنا دے دیتا ہوں. دوسرا جب ترکی کے اس وقت پریزیڈنٹ
یہ पुर्तगाल उर्दगान साहब पाकिस्तान दौरे पे थे और उन्होंने कहा जी मैं पार्लियामेंट को एड्रेस करूंगा। खान साहब वाज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट से वॉकआउट करके चले गए। ही डिडंट अटेंड दैट सेशन। ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था हमारी पाकिस्तान और बहुत बड़ी रिलेशनशिप। उनके लिए एम्बैरेसमेंट थी कि पाकिस्तान का पोजीशन लीडर हैज वॉकड आउट या बायकॉट किया। वी बीइंग ए आई वाज कन्वीनर एक्स सर्विसमैन, आई मेड अ रिक्वेस्ट टू हिम थ्रू मीडिया कि ये आप न करें। फिर रात को स्टेट डिनर था, उसमें भी ही बायकॉटेड, ही डिडंट अटेंड। फिर तीसरी बात सोचें, अज़रबैजान की लीडरशिप पाकिस्तान आई टू हैव अ डिफेंस पैक्ट विद अस। उनने पाकिस्तान के साथ को $2.5 बिलियन का मुआहदा किया जिसमें हमसे इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। उसके नतीजे में अगले 20 ईयर्स तक पाकिस्तान विल प्रोवाइड देम टेक्निकल नो हो। हमारे बेशुमार लोग जो एयरफोर्स के रिटायर्ड हैं, जो टेक्निकल फील्ड के लोग हैं, जिसमें आप सब भी शामिल हैं, वो अगले 20 साल तक उनके पे रोल पे रहेंगे। दे विल फैसिलिटेट देम एंड ट्रेन देम। हाँ जी, इसका मतलब है नेक्स्ट भी इक्विपमेंट हमसे खरीदा जाएगा, क्योंकि हमने जो लेटेस्ट इक्विपमेंट डेवलप किया है वो अमेरिका नेवर वांटेड कि हम किसी अरब कंट्री को दें, वहाँ उन्होंने रोक दिया। अज़रबैजान वाज रेडी टू परचेज इट। उनका जब डेलीगेशन आया तो उस वक्त खान साहब ने इस्लामाबाद पर हमला करा दिया और कह दिया कि जनाब इस्लामाबाद का जो समिट है वो आपने कामयाब नहीं होने दी। जब उनको कहा गया कि भाई आपने मुजाहरा करना है तो किसी और जगह कर रहे हैं। आज एक डेलीगेशन विद 9 अदर कंट्रीज कमिंग टू पाकिस्तान, इट इज़ अ वेरी ग्रेट डे फॉर पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी चाहे जो कुछ हो जाए आप उधर पहुँचे, रेड जोन में पहुँचे और उसको सैबोटेज करें, तो गवर्नमेंट रिपल्स इट। तो मैं समझता हूँ अगर ये आज होते खुदा न खास्ता, तो ये क्या तीनों कंट्री जिनके साथ इनकी इस तरह की इन्वेस्टमेंट ने की, क्या हमारे साथ खड़े होते? आप ये लोग जो चीज़ें होती हैं ना, आप बड़े लेवल पे सोचते हैं कि आप मेरे किसी एक एक्शन से कोई चाइना के बारे में या टर्की के बारे में या अज़रबैजान के बारे में कुछ नजर, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इससे बड़ा इमेज पाकिस्तान का नुकसान पहुँचता। अगर आप इससे अंदाज़ा लगा लें, ये तो आज भी हमें कहते कि 1 घंटे के लिए वहाँ खड़े हो जाएँ, आगे पहले आधा घंटा रिएक्शन दिया था। तो ये तो मौजूदा लीडरशिप ने एक रिएक्शन दिया, पूरी वर्ल्ड के अंदर बता दिया। अभी भी उन्होंने यही कहा कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक भी उन्होंने वायलेशन की या कोई ऐसा वेपन यूज़ किया तो हम 10 दफ़ा इंडिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वी हैव द कैपेबिलिटी, वी विल नॉट थिंक ओवर इट, कि हम इंतज़ार नहीं करेंगे, फिर वी गो अहेड। और इंडिया अंडरस्टूड दिस थिंग। तो यही वजह है कि 48 में भी जब इंडिया और कश्मीर की जंग वहाँ पर हुई, उस वक़्त भी इंडिया वेंट टू यूएनओ, और इस दफ़ा भी फर्स्ट टाइम ये हुआ कि इंडिया वेंट टू यूएसए कि जी आप ट्रंप को रूदी खुद कह रहा है जी मैंने ट्रंप को कहा कि हमारा तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसने कहा दे आर रेडी टू अटैक, और हम चाहते तो उनकी पूरी एयरफोर्स जो उस वक़्त हवा में थी 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट सबको उड़ा सकते थे, बट वी गेव अ कैलकुलेटेड रिस्पांस टू देम कि भाई अगर आप ये कर सकते हैं तो हम भी ये करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इट वाज अ कमिटमेंट ऑफ द लीडरशिप, और उसके ऊपर दे गए वेल रिस्पॉन्ड। और मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल आज में लोग कहते हैं खान साहब का ये बहुत बड़ा एक नैरेटिव है कि दिस इज इलीगल गवर्नमेंट, अनजस्ट इमोरल गवर्नमेंट है जी, फॉर्म 45(7) के तहत बनी हुई। भाई पहली बात तो यह है कि आप कैसे तशरीफ लाए थे। 2018 में आपने धरना दिया, 124 दिन धरना आपने दिया, फिर आप कहते थे अभी अंपायर की उंगली उठ जाएगी और एवरीथिंग विल बी टॉपल डाउन। वो फिर उंगली उठी और गवर्नमेंट टॉपल हो गई ना, और टॉपल होने के बाद फिर आरटीएस बिठा दिया गया, फिर जनाब बाप पार्टी क्रिएट हो गई, फिर मेंबर तोड़े गए, फिर महकमा ज़राअत जो था वो एक्शन में आ गया और खान साहब को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। अगर खान साहब आज आज पीटीआई के लीडर कह रहे हैं कि हमें 2019 में इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए, हमें हुकूमत एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी, तो उसमें उन्होंने कहा ये फैसला तो आप उस वक्त करते। आप खुद इसी जोड़ तोड़ तरीके नतीजे में आए। आपने वरना तो जो पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में पैक्ट हो गया था कि हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम हर गवर्नमेंट को अपना 5 साल टेन्योर पूरा करने देंगे। असल रिक्वायरमेंट तो ये है कि एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम किया जाए। एवरी गवर्नमेंट मस्ट कंप्लीट इट्स 5 ईयर्स, ताकि 5 साल बाद उनका इलेक्शन और पता चले आपने क्या किया और कौम को क्या मीडिया को हिसाब किताब हो। ये नहीं कि 3 साल बाद एक मूवमेंट आप चलाएं। उस वक्त भी कहा गया कि अगर आप ये मूवमेंट चलाएंगे तो आप भी इसी तरह जाएंगे। आप देख लें जो खान साहब ने किया वो मकाफात अमल है, उनके साथ भी वही कुछ हुआ। या तो उस वक्त में लीडर ये नहीं होता कि वो अगला इलेक्शन देखता है, लीडर के सामने पूरा एक टाइम फ्रेम होता है कि मैंने अपनी पार्टी को कहाँ तक लेकर आना। आपने फिर कौन सी जमहूरियत का हमारे साथ वादा किया, हमने पीटीआई की बड़े सपोर्ट की, लेकिन वहाँ तो सारे फैसले फिर बुशरा बीवी किया कर। वो कहते थे वो मेरी मुर्शद है, शी विल डिसाइड। वो बुज़दार को लेकर आ गई, फिर परवेज़ खटक साहब नमूदार हो गए, फिर किस तरह के तोहफे लाए गए और किस तरीके से वो गवर्नमेंट उन्होंने चलाई, और आज तक पता ही नहीं चल सका हु इज अर्निंग द गवर्नमेंट। बिल्कुल जिस साल में आया बिल्कुल करना साहब, हम इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे हम छोटी सी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा से
کرن صاحب سے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ان کی سیاست اور ان کے اوپر جو کیسز ہیں ان کے بارے میں تفصیلی بات کرے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا.